नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। पहले देखते हैं इस शो में आगे क्या है खास। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने के आरोप की जांच अब FSSAI करेगी। बूढ़ा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से कुमारी शैलजा नाराज। यूपी में आगे बढ़ा माफिया बनाम मठाधीश वाला विवाद। कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक, कहा कांग्रेस को गणपति पूजा से नफरत। इनके अलावा और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने के आरोप की जांच अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी FSSAI करेगी। केंद्र सरकार ने इस विवाद पर आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। लैब रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद कि तिरुपति के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला था, केंद्र सरकार हरकत में आई है। केंद्र सरकार ने प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस मामले में CM चंद्रबाबू नायडू से बात की है। नड्डा ने कहा कि लड्डू में मिलावट मामले की जांच FSSAI करेगा। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। इस बीच तिरुपति प्रबंधन कमेटी की ओर से इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि प्रसाद के शुद्धता परीक्षण कराने पर बहुत ज्यादा मिलावट पाई गई है। सोयाबीन, सूरजमुखी तेल में मिलावट की पुष्टि हुई है। प्रसाद में गौ मांस की चर्बी पाई गई। लड्डू में सुअर की चर्बी होना पाया गया है। So we have collected samples and then sent it to NDDB lab, NDDB CALF lab, Anand, which is a highly reputed lab. तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने हालांकि सामान सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट तो जरूर कर दिया, लेकिन प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आने के बाद से ही सियासी बवाल जरूर खड़ा हो गया है। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिले होने के विवाद के बाद अब जगन मोहन रेड्डी निशाने पर हैं। जगन मोहन रेड्डी ने सबके सामने आकर कहा कि वो इस मामले को हाई कोर्ट ले जा रहे हैं और मौजूदा जज से जांच की मांग कर रहे हैं। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का विवाद इस कदर गर्मा गया है कि अब प्रोटेस्ट होने लगे हैं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पूरे विवाद से संत भी बड़े आहत हैं। हमारे आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी में जो महापाप हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रसाद विवाद पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई है। याचिका में अपील की गई है कि CM चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच हो। जांच के लिए हाई कोर्ट की कमेटी बनाई जाए। मामले की जांच मौजूदा जज की निगरानी में हो। बहुत सीरियस इश्यू है जो हुआ है बोल के रूमर्स टेस्ट बोल के आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। इस विवाद के बहाने पॉलिटिकल स्कोर सेट करने का काम भी चल रहा है। ये आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है। एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। हमें नाम चाहिए, पूरे डिटेल्स चाहिए, किसने किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, सब कुछ आना चाहिए सामने। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है। YSR कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तथ्यों को मरोड़ने का और उनको गलत तरह से पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बाबत उन्होंने खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। वर्धा से कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक, कहा कांग्रेस को गणपति पूजा से नफरत। कांग्रेस ने SC, ST और OBC को दबाया। चीफ जस्टिस के घर पीएम की गणपति आराधना पर कांग्रेस ने तीखे सवाल किए थे। अब गणपति उत्सव का समापन हो चुका है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के वर्धा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया, कहा कांग्रेस आस्था और संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस
गणपति पूजा का विरोध करने लगी। विश्वकर्मा आयोग के 1 साल पूरे होने के मौके पर वर्धा में पीएम मोदी ने 1 लाख लाभार्थियों को ऑनलाइन स्किल प्रमाण पत्र बांटे। पीएम ने 75,000 लाभार्थियों को लोन भी दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में SC, ST और OBC के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ SC, ST और OBC समाज उठा रहा है। महाराष्ट्र में चंद महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ NDA के नेतृत्व वाले महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीधी टक्कर है। यूपी में आगे बढ़ा माफिया बनाम मठाधीश वाला विवाद। एक्स पर अखिलेश यादव का पोस्ट। साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। बीजेपी बोली अखिलेश पर कांग्रेस की संगत का असर। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। यूपी में माफिया और मठाधीश वाले सियासी घमासान का अगला चैप्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिखा। पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर असली संत महंत की पहचान बताई। इसके बाद कन्नौज में सीएम योगी पर फिर से निशाना साधा। साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की। रावण भी जब सीता माता का हरण करने आया था तो वही वस्त्र पहन के आया था जो मुख्यमंत्री पहनते हैं। सीएम योगी पर अखिलेश के अटैक का जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। केशव ने कहा कि अखिलेश जब से कांग्रेस की संगत में गए हैं ऐसी बातें करने लगे हैं। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे वो बयान देते हैं। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। इसलिए विधानसभा उपचुनाव से पहले जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। पीएम के खानदान वाले बयान पर जम्मू कश्मीर में घमासान। महबूबा मुफ्ती ने कहा सरकार बनाने के लिए हमारे दरवाजे पर आई थी बीजेपी। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। 3 खानदानों को जम्मू कश्मीर की बर्बादी की वजह बताने वाले पीएम मोदी के बयान का जवाब महबूबा मुफ्ती ने दिया। महबूबा ने कहा कि पीएम मोदी को अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाका मुल्क के साथ हुआ। मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी बंदी की लाइन पार कर शेख अब्दुल्ला का समर्थन किया तो कांग्रेस भी महबूबा के समर्थन में आ गई। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में, बनाए रखने में कई लोगों का योगदान है। इसमें अब्दुल्ला परिवार बिल्कुल सबसे आगे माना जाएगा। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को आप सबसे ज्यादा आपको आदर देना चाहिए उस भूमिका। इस विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन के जम्मू दौरे पर है। अमित शाह कल राजौरी, सुरनकोट और मेंढर में रैली करेंगे। ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर नए सिरे से हमला किया। उत्तरी इजराइल को टारगेट कर दागे रॉकेट। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर इजराइल में सायरन बजने लगे। लोगों से कहा गया कि अपने घरों के अंदर ही रहें क्योंकि रात के हमले से घायल हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट्स की बौछार कर दी। जानकारी के मुताबिक ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह की तरफ से 130 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हमले की तस्वीरें मेतुला, बेरिया, केला, यूओव और यार्देन इलाके से सामने आई। हिजबुल्लाह ने अपने कात्यूशा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी देर नहीं लगाई। इस बार तो बैरूत में हवाई हमला कर दिया। हमला भी ऐसा कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इजराइल ने दावा किया कि एरियल अटैक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील उर्फ तहसीन मारा गया। अमेरिका ने इस पर $7 मिलियन का इनाम रखा था।
लेकिन लेबनान की नेशनल मीडिया ने कहा कि हमले में कम से कम 5 बच्चों की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी हो गए। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसके फाइटर जेट्स ने बेरूत के कायम इलाके को टारगेट करते हुए अटैक किया था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के लीडर्स के बीच हाई लेवल की मीटिंग जारी थी। हिजबुल्लाह पर अटैक के बाद इराक ने उसे सपोर्ट किया है। इराकी कमांडर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हजारों लड़ाके लेबनान भेज देंगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच किसी भी वक्त ऑल आउट वॉर शुरू हो सकती है। पूरी रात इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। साउथ लेबनान के इस इलाके में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटों के बाद धुएं के बादल। जैसे ही गुरुवार को सैयद हसन नसरल्लाह ने अपनी स्पीच खत्म की, उसी दौरान हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। जिस जगह पर रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद थे, उसी पर फाइटर जेट से बम बरसा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि रॉकेट हमले के लॉन्च पैड देखते खत्म हो गए। दावा किया गया कि इजराइल ने एक रात के हमले में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स के साथ साथ 1000 लॉन्च कैनिस्टर्स को भी तबाह कर दिया। इजराइल को अंदाजा है कि अब हिजबुल्लाह भी इसी इंटेंसिटी के साथ रिटेलिएट करेगा, इसलिए गोलन हाइट्स के इलाके में उसकी टैंक यूनिट्स के साथ ग्राउंड फोर्स काउंटर स्ट्राइक के लिए रेडी है। अमेरिका ने कहा, दोनों पक्षों को बैटल ग्राउंड से दूर रहकर मुद्दे को सुलझाना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कह दिया, अगर मैं राष्ट्रपति नहीं बना तो इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इजराइल पर सिर्फ हमला ही नहीं होगा बल्कि विनाश हो जाएगा, और मुझे कहते हुए दुख होता है कि ये संपूर्ण विनाश होगा। मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। इजराइल में हमले के रूप में अमेरिका की तैयारी पूरी है। मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स के साथ साथ 1 दर्जन युद्धपोत और 40,000 जवान मौजूद हैं। पेसर और रेडियो सेट अटैक के बाद हिजबुल्लाह का एक सीक्रेट दस्तावेज सामने आया है। दस्तावेज के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट में सैकड़ों लड़ाके मारे गए। दावा है कि हिजबुल्लाह का यही वो इंटरनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें पेसर रेडियो ब्लास्ट की कैजुअलिटी का जिक्र है। बताया ये जा रहा है कि बैक टू बैक 2 दिन के सीरियल ब्लास्ट में 25 या 30 नहीं बल्कि 889 लड़ाकों की जान चली गई है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसमें 131 ईरानी, यमन के रहने वाले 79 लोग भी शामिल हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इन मौतों में हिजबुल्लाह के 291 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। नुकसान की बात तो हिजबुल्लाह ने भी मानी है, लेकिन मौत का आंकड़ा इतना नहीं बताया गया। शुरुआत में बताया गया कि पेसर ब्लास्ट में सिर्फ 12 लोग मारे गए और घायलों की संख्या 3000 से ज्यादा थी, लेकिन बाद में इनमें रेडियो सेट वाले ब्लास्ट की कैजुअलिटी भी जोड़ी गई। हालांकि हिजबुल्लाह तो दावा कर रहा है कि उसने इजराइल पर जो रॉकेट अटैक किए उसमें इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। ये बात सही है कि हमले का दायरा काफी बड़ा था और फिर हमें किसी तरह की कोई चेतावनी भी नहीं मिली थी, जैसा कि पोर्ट ब्लास्ट के वक्त हुआ था। हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल चाहता है कि नॉर्थ इजराइल की तरफ लोगों की वापसी हो तो वो अपने घरों में लौटे और फिर उसे गाजा में हमले रोकने होंगे। हिजबुल्लाह के साथ ही ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को उत्तरी इलाके में बसा कर रहेगा। हिजबुल्लाह चीफ के बयान से पहले इजराइल ने जंग खत्म करने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। साल भर से गाजा में इजराइल ने हजारों टन बारूद बरसाया। हमास का दावा है कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इतनी तबाही के बाद भी डेडलॉक बना हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक इजराइल ने हमास को जंग खत्म करने का आखिरी मौका दिया था। इजराइल की शर्त ये थी कि हमास चीफ याह्या सिनवार और उसके परिवार को गाजा से निकलने का सेफ पैसेज देंगे। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर सिनवार चाहे तो अपने साथ हमास के कई लड़ाकों को भी ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमास को सभी 101 बंधकों को रिहा करना होगा। इजराइल के होस्टेज कोऑर्डिनेटर के हवाले से मीडिया में ये दावा किया गया, लेकिन हमास ने इस ऑफर को हास्यास्पद बनाकर खारिज कर दिया। हमास ने कहा कि याह्या सिनवार और दूसरे कमांडर्स मैदान जंग को छोड़कर नहीं जाएंगे। इजराइल का ये प्रस्ताव नेतन्याहू की नई चाल है। ये भी कहा गया कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इसके बाद हमास और इजराइल दोनों की तरफ से गाजा ऑपरेशन को लेकर वीडियो जारी किए गए। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक लगभग साल भर पहले याह्या सिनवार को गाजा की सुरंग में देखा गया था, जिसके बाद से उसका कोई नया वीडियो सामने नहीं आया। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों के शवों को इमारत से फेंकते दिखे। वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन कई दिनों से जारी है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें पहली बार सामने आई। ये वीडियो कप्तिरिया शहर का बताया गया है,
जिसमें इजरायली सैनिक शव के पैर से धकेलते हुए फेंकते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक छत के ऊपर से 3 शवों को इसी तरह फेंका गया। उनके साथ बर्बरता और क्रूरता दिखाई गई। इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने कबातिया में अपने ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस ऑपरेशन को कुछ पत्रकार भी कवर कर रहे थे। इन्हीं रिपोर्टर्स ने शवों को इमारत से फेंके जाने की पुष्टि की, लेकिन ये शव किसके हैं, आम नागरिकों के या फिर कथित हमास के आतंकवादियों के, ये जानकारी सामने नहीं आई है। इस वीडियो पर इजरायली सेना का बयान आया। कहा गया कि हमारी सेना के उसूलों के खिलाफ है, ये एक गंभीर मुद्दा है, हम अपने सैनिकों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उधर इजरायल ऑपरेशन में मारे गए लोगों का जनाजा निकाला गया। इससे पहले जून में इजरायल सैनिक वेस्ट बैंक के जेनिन में रेड के दौरान एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर घूमते नजर आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इजरायल ने हाल में ही वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाया था। अब चीन ने कहा है कि इजरायल का फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन बंद होना चाहिए। यूक्रेन को लंबी दूरी से हथियार देने वाली डील पर मुहर लग सकती है। 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। तो क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन का विक्ट्री प्लान रेडी है? क्या यूक्रेन की सभी शर्तों को सुपर पावर माना जाएगा? इन सवालों के बीच यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन का बम्पर गिफ्ट आया। EU के प्रेसिडेंट की पहुंची और यूक्रेन को 35 अरब यूरो यानी कि करीब 33 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। इसका मतलब रूस और यूक्रेन की जंग को और आगे बढ़ाने की तैयारी हो गई। इस पैसे से यूक्रेन और बारूद खरीदेगा, लेकिन इससे पहले जंग को लेकर नाटो के चीफ का बड़ा बयान सामने आया। हम सब चाहते हैं कि जंग खत्म हो और इसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका इसे हारना है, लेकिन इससे शांति नहीं आएगी, इससे रूसी कब्जा हो जाएगा। यानी नाटो भी चाहता है कि जंग खत्म हो, मगर हथियारों की सप्लाई लाइन अब भी जारी है। इस बीच जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे की डिटेल सामने आई। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि जेलेंस्की और बाइडेन के बीच जंग को लेकर बात होगी, जबकि जेलेंस्की के दफ्तर ने कहा कि बाइडेन को विक्ट्री प्लान के बारे में बताया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 60 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है। वहीं रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन को 24 घंटे में 3500 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान पहुंचाया है। बेबिनका के बाद शंघाई पर कुदरत की मार पड़ी है। आपको बता दें कि चीन में हफ्ते भर में दूसरी बार कुदरत का इतना बड़ा प्रकोप आया है। चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए, आशियाने उजड़ गए। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो ऐसा ही होता है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से जब तूफान आता है तो ऐसा ही होता है। शंघाई में ऐसा ही हुआ। 75 साल में सबसे बड़े तूफान बेबिनका से चीन संभल भी नहीं पाया था कि पुलासान तूफान शंघाई के लिए शामत लेकर आया। तूफान की वजह से 300 मिलीमीटर बारिश हुई। शंघाई का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके। कुदरत के आगे इंसान कितना मजबूर है, तबाही का ये मंजर इसी की तस्दीक कर रहा है। शंघाई में हवाओं ने ऐसा आतंक मचाया जिसने चमकते शहर को तबाही का तमाशा बना दिया। बाढ़ और तेज हवाओं के कारण 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई सड़कें बंद कर दी गई। 1949 में ग्लेरिया नाम का तूफान शंघाई पर कहर बनकर टूटा था। तब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और तब भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। पाकिस्तान में एक बार फिर ईश निंदा के आरोप में मॉब लिंचिंग हुई है। ईश निंदा का आरोप लगाकर एक डॉक्टर का एनकाउंटर कर दिया गया। वाकया उमरकोट का है। डॉक्टर का नाम शाहनवाज था। आरोप था कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर ईश निंदा करने वाली पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। कट्टरपंथियों के खौफ से डॉक्टर कराची भाग गए थे। उमरकोट की पुलिस गिरफ्तार कर ला रही थी। रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने ईश निंदा के मामले में एक महिला को मौत की सजा सुनाई। दोषी महिला ईसाई है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन रसालत मवाद शेयर करने पर खातून को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। साल 1990 के बाद से अब तक पाकिस्तान में भीड़ या लोगों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर 95 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। वहीं 40 से ज्यादा लोग ईश निंदा के कानून के तहत दोषी करार दिए जाने के बाद या तो मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं
या उम्र कैद काट रहे हैं। 2021 में ईश निंदा का आरोप लगाते हुए श्रीलंका के प्रियंथा कुमारा को तो भीड़ ने जिंदा जला दिया था। प्रियंथा सियालकोट की एक फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर थे। हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर थमी नहीं है नाराजगी। हूडा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से कुमारी शैलजा नाराज, चुनाव प्रचार से बनाई दूरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार शबाब पर है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतर आए हैं, लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा प्रचार से गायब हैं। करीब एक हफ्ते से शैलजा प्रचार में नहीं दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक शैलजा नाराज हैं। टिकट बंटवारे में हूडा कैंप को तरजीह देने से शैलजा नाराज हैं। शैलजा ने अपने समर्थकों के लिए 30 से 35 सीटें मांगी थी, लेकिन शैलजा समर्थकों को सिर्फ 9 सीट पर ही टिकट मिला। नारनौंद सीट से शैलजा अपने करीबी डॉक्टर अजय चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इतना ही नहीं, नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार की सभा में जातिगत टिप्पणी से भी शैलजा आहत हैं। हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस का हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा है। हरियाणा में करीब 20% दलित आबादी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली प्लान तैयार। 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत। इस्तीफे के बाद हरियाणा के जगाधरी में रोड शो करने उतरे केजरीवाल की नजर हरियाणा पर कम और दिल्ली पर ज्यादा है। जगाधरी में केजरीवाल ने बीजेपी को निशाना बनाया। कहा, अगर सूबे में हमारी सरकार बनी तो पूरी व्यवस्था सुधारेंगे। दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी पे नहीं। हरियाणा में प्रचार करने के बाद 22 सितंबर को केजरीवाल फिर जंतर मंतर लौटेंगे। 22 सितंबर को केजरीवाल जंतर मंतर पर जनता की अदालत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली वालों के बीच जाने का अभियान शुरू करेगी। चुनाव एक ऐसा मौका है जहां जनता अपने दिल की आवाज़ को अभिव्यक्त कर सकती है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी और देश के लोग भी इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हम इस चुनाव का स्वागत करते हैं। जिस जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे केजरीवाल, अब उसी जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाकर एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल। जेपीसी के सामने सज्जादा नसीम काउंसिल ने नए वक्फ बिल का किया समर्थन। दरगाहों के लिए अलग से बोर्ड बनाने की मांग। नए वक्फ बिल पर जेपीसी के सामने आज अजमेर की भारतीय सज्जादा नसीम काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और दिल्ली के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। जेपीसी के सामने सज्जादा नसीम काउंसिल ने वक्फ बिल के मौजूदा स्वरूप का समर्थन किया। सज्जादा नसीम काउंसिल ने दरगाहों के लिए अलग बोर्ड बनाने की मांग की। सज्जादा नसीम काउंसिल ने कहा कि अगर दरगाहों के लिए अलग बोर्ड नहीं बन सकता है तो वक्फ बोर्ड में दरगाह के सदस्यों को जगह दी जाए। हमारी बात ऑलरेडी पहले भी रख चुके हैं और आज हम हमारे सुझाव रखने आए हैं, हमारी बात रखने जेपीसी के सामने रखना है। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की। ओवैसी ने सज्जादा नसीम में पुश्तैनी परंपरा को अवैध ठहराते हुए काउंसिल की अहमियत पर सवाल उठाए। जेपीसी के सामने मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा, एएसआई के पास जो इमारतें हैं वहां अगर पहले से ही धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं तो उस पर रोक नहीं लगाई जाए। पसमानदा समाज ने जेपीसी के सामने अपने साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। इस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने एतराज भी जताया। जेपीसी के सदस्य 26 सितंबर से देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे और नए वक्फ बिल पर स्टेक होल्डर्स की राय जानेंगे। देश के दो बड़े शहरों का बड़े हादसों से सामना हुआ। पुणे में भारी भरकम जमीन को डंपर निगल गई, वहीं जमशेदपुर में पावर ग्रिड में भीषण धमाका हो गया। शाम के 7 बजे का वक्त रहा होगा जब भीषण धमाके से जमशेदपुर के लोग सहम गए। धमाके के बाद भयंकर आग लग गई। तस्वीरों से आग की भयावहता का अंदाजा लगा लीजिए। टाटा स्टील कंपनी के अंदर आग का गोला कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था। धमाके के बाद पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। बाद में पता चला कि ग्रिड फेलियर की वजह से पावर कट हुआ था और जो धमाका हुआ उसकी वजह गैस को रिलीज किया जाना था। इधर पुणे के समाधान चौक पर एक सड़क धंस गई। सड़क धंसने से काफी बड़ा गड्ढा बन गया और देखते ही देखते इस गड्ढे में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रक समा गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर बाल बाल बच गए। सड़क धंसने से इलाके के लोगों में दहशत है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया। गुरुग्राम हादसे में बाइकर की मौत के मामले में आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गलत साइड कार चलाने वाले एसयूवी ड्राइवर की कुंडली चौंकाने वाली है। 15 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे का वक्त था। अक्षत अपने साथियों के साथ राइडिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उल्टी तरफ से आ रही एसयूवी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। अक्षत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
एसयूवी चला रहे शख्स का नाम कुलदीप ठाकुर है, जिसे थाने से ही जमानत दे दी गई। समय बचाने के लिए, शॉर्टकट के लिए इन्होंने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी कुलदीप आदतन रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता था, जिसे लेकर कई बार चालान भी कट चुका है। पिछले महीने भी चालान कटा था, बावजूद इसके वो नहीं सुधरा और एक नौजवान की जान चली गई। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात। क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा? पिछले साल जुलाई में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड में चल रही स्कूल बस और सामने से आ रही कार में जबरदस्त टक्कर हो गई थी। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के नागपुर में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। आतिशबाजी की चपेट में आई 7 महिलाएं, कुछ की हालत गंभीर। गणपति बप्पा की सवारी निकल रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे, लोग शानदार जुलूस देखने में मगन थे। तभी ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आयोजकों की तरफ से आतिशबाजी की जाने लगी और उसी आतिशबाजी से निकली चिंगारियां जुलूस में गिर गई। उन चिंगारियों की चपेट में कई लोग आ गए। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। कुल 7 महिलाएं इस आतिशबाजी से निकली चिंगारियों में झुलस गई। वह इस कदर घायल हुई हैं कि उन्हें नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। नागपुर के ग्रामीण इलाके उमरेड में कल गणपति विसर्जन किया गया। इसी दौरान यह हादसा हुआ। कर्नाटक के दावणगेरे में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है। 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दावणगेरे में वेंकट भावी गणपति के विसर्जन का जुलूस चामराजपेट सर्कल के पास से गुजर रहा था, तभी जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। करीब 3 मिनट तक जुलूस पर पथराव होता रहा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, पुलिस एक्शन में आई और जुलूस के लिए रास्ता बनाया गया। गणपति विसर्जन के बाद पुलिस ने पथराव करने वालों की पहचान शुरू की। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 एफआईआर दर्ज की और 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण पोस्ट करने के बाद दावणगेरे में हालात बिगड़े। पुलिस माहौल खराब करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। पथराव के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। घटना के बाद दावणगेरे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। भुवनेश्वर के एक थाने में सेना के अफसर और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट का मामला तुल पकड़ गया है। युवती ने पुलिस पर थाने में यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। टोटल ऑफ 3 फीमेल ऑफिसर्स थे और 4 मेल्स। 2 मेल्स जिन्होंने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है। ये युवती अपने मंगेतर सेना के अफसर के साथ भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने गई थी। ये दोनों कुछ युवकों द्वारा उनके साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर रिपोर्ट लिखाने गए थे, लेकिन आरोप है कि थाने में 2 पुलिस अधिकारियों ने न सिर्फ इनके साथ मारपीट की, बल्कि युवती के साथ यौन हिंसा भी की। और बाकी 2 हुए अकम्प्लिस जिन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर पे अपने पैर दबाए, मेरे मुंह पे बहुत जोर जोर से मारा कि मेरा दांत उखड़ गया हंसते हुए। इस घटना ने ओडिशा की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। भरतपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी और 4 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई है। 5 पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने को कहा गया है। भुवनेश्वर में ये युवती रात को रेस्टोरेंट बंद करके अपने घर जा रही थी, तभी कुछ लड़कों ने इसके साथ छेड़छाड़ की। इसी की कंप्लेन लिखाने युवती पुलिस स्टेशन पहुंची थी। भुवनेश्वर में थाने के अंदर युवती से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला गरमाता जा रहा है। बीजेडी कल इस मामले में राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रही है। भुवनेश्वर में कमिश्नरेट के सामने प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग सेना के पूर्व अधिकारी हैं, जो कि सेना के अफसर और उनकी मंगेतर से मारपीट और मंगेतर से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेडी कल सुबह भुवनेश्वर में राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करने जा रही है। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग उठाई है। We demand a full judicial inquiry into this matter. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसके बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि देश भर में भाजपा की सरकारें पुलिस को रक्षक से भक्षक बना देने की नीति पर काम कर रही है। हर बार जो बीजेपी शासित राज्य है
वहां पर दरिंदगी के और हैवानियत के नए आयाम क्यों लिखे जाते हैं इस देश की आधी आबादी के खिलाफ? 3 दिन पहले मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करके आए, तीसरे दिन हमारे सामने ये वाक्य आ गया, तो क्या समझा जाए इन बातों का? इस बीच घटना वाले दिन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता पुलिस स्टेशन के भीतर पुलिस वालों से जिरह कर रही है और वीडियो भी बना रही है। इस मामले में राज्य की बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं की पुलिस सवालों के घेरे में है। यूपी के मेरठ में बड़ा बवाल हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट में कई नेताओं के कपड़े फट गए। इसने मारा, उसने मारा, किसने नहीं मारा। और ये मारामारी तब हुई जब बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा था। पुलिस बीच बचाव करती रही, कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली देते हुए मारपीट करते रहे। रजपुरा ब्लॉक में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा था। उम्मीद से ज्यादा सदस्य बनने पहुंचे थे। बैठक में एक दूसरे पर कमेंट होने लगे, कहासुनी हुई, गाली गलौज तक होने लगी। देखते ही देखते सदस्यता अभियान अखाड़े में तब्दील हो गया। लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में बीजेपी के मेरठ जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा भी भगवा कुर्ते में नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी अभद्रता कर डाली। इसके बाद जिला अध्यक्ष वहां से हट गए, कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहे। बीजेपी ने 2 सितंबर को सदस्यता अभियान शुरू किया था। 18 दिन में ही 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य बना लिए। अभियान अभी भी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा में विषहरा मंदिर का उद्घाटन किया। उसके बाद अमरपुर पहुंचे। अमरपुर में जो हुआ उसे देख दंग रह जाएंगे। नीतीश कुमार सहरसा के एक दिन के दौरे पर थे। विषहरा मंदिर के उद्घाटन के बाद अमरपुर पहुंचे। अमरपुर में अलग अलग विभागों ने प्रदर्शनी लगाई थी। मत्स्य विभाग की तरफ से बायोफ्लॉक लगाया गया था, जिसमें कई तरह की मछलियां तैर रही थी। मछलियों को देखने पहले से ही भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा, भीड़ ने बायोफ्लॉक को घेर लिया। कुछ बच्चे पानी से भरे बायोफ्लॉक में कूद गए और फिर न पानी रहा न मछलियां, सब लूट ले गए। मछली लूट ले जा रहे बच्चों ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को करीब से देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मछली पार्टी पक्का होगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म किया धरना। सॉल्टलेक के सेक्टर 5 से सीबीआई ऑफिस तक मार्च निकाला। कल से काम पर लौटेंगे। लेडी जूनियर डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने सॉल्ट लेक के स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सीबीआई ऑफिस तक मार्च निकाला। मार्च में हजारों की तादाद में जूनियर डॉक्टर शामिल हुए। इस मार्च के साथ ही 42 दिन से चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। 21 सितंबर यानी शनिवार से जूनियर डॉक्टर काम पर लौटेंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी और जरूरी सर्विस बहाल करने का ऐलान किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाने की बात कही है। हालांकि ओपीडी और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर्स के कामकाज में वो शामिल नहीं होंगे। 9 अगस्त से हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स के काम पर लौटने से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानी तो वो फिर से हड़ताल करेंगे। बेंगलुरु के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान बताने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्री सानंदा ने यह टिप्पणी तब की थी जब वो बेंगलुरु में मैसूर रोड फ्लाईओवर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। वो मामला बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल गोरीपल्ल्या इलाके से जुड़ा था, जहां एक ऑटो पर 10 या ज्यादा सवारी बैठाए जाने पर पुलिस की निष्क्रियता पर जज ने यह टिप्पणी की थी। जस्टिस श्री सानंदा ने उस मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्री सानंदा ने एक महिला वकील पर भी असंवेदनशील टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों की बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जज की टिप्पणी के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को रखी गई है। राजस्थान के उदयपुर में मामूली बात पर फिर हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद हंगामा, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा और नारेबाजी कर रही भीड़ जब बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। फिर तो जो सामने आया उसी पर लाठी चला दी।
उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और भीड़ तेतर बेतर हो गई। ये गुस्साई भीड़ शोएब नाम के एक युवक के चाकूबाजी में घायल होने के बाद अस्पताल के बाहर जुटी थी। रोड रेज में चाकू शोएब के कंधे पर लगा और वहीं फंस गया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात का आरोपी चेतन सिंह पवार नाम का युवक है। ये वारदात कल रात करीब 10 बजे की है, जब बाइक पर सवार चेतन के पास से शोएब नाम के युवक ने अपनी बाइक से तेजी से कट मारा, तो इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और शोएब को चाकू मारकर चेतन फरार हो गया। राहगीरों की मदद से युवक को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उदयपुर में पिछले महीने भी चाकूबाजी की एक वारदात हुई थी, जिस पर बड़ा बवाल हुआ था। तब स्कूल में हुई चाकूबाजी में एक 15 साल के छात्र की मौत हो गई थी। लैंड फॉर जॉब केस में बढ़ेगी लालू प्रसाद यादव की परेशानी। गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि लैंड फॉर जॉब मामले में फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि बाकी आरोपियों के खिलाफ अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई, तो आईटी, ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों को आगे कर रही है। भाजपाई तोता बनकर सीबीआई रह गई है। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने वॉशिंग मशीन में जाना स्वीकार कर लिया होता तो आज वो कैबिनेट में होते। उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया, इसलिए आज वो कटघरे में। इस मामले में 15 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। इस मामले में ईडी से जुड़े केस में कोर्ट ने 18 सितंबर को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी किया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पहली बार इस केस में तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती के एक अन्य आरोपी अजय यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी बोली कि पुलिस प्रमोशन और पैसे के लिए मार रही है। पुलिस की मदद से और लंगड़ाते हुए चल रहा यही है अजय यादव, जो कि सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी डकैती का एक आरोपी है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन एनकाउंटर में पकड़े जाने के बाद अब ये व्हील चेयर के बगैर नहीं चल पा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ संदिग्धों के जयसिंहपुर इलाके में आने की सूचना के बाद नाकेबंदी की गई। एसटीएफ और पुलिस ने जब दोनों संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय यादव को गोली लग गई। इसमें 4 आरोपी अभी तक वांछित चल रहे हैं, इसके लिए अलग से टीमें लगी हुई हैं। बहुत छिलबल छिकड़ी उनको भी गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। खराब खाने से हर साल 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये खुलासा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने यह मैसेज दूसरे फूड रेगुलेटरी समिट में दिया। समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। टेड्रोस एडनॉम ने खराब खाने को लेकर होने वाली बीमारियों से निपटने को बड़ी चुनौती बताया। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब खाने की वजह से रोजाना करीब 16 लाख लोग बीमार हो जाते हैं। हर साल 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग से मारे जाते हैं। जान गंवाने वालों में 70% 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। WHO के मुताबिक डायरिया और कैंसर समेत करीब 200 बीमारियां ऐसी हैं जो अनसेफ फूड यानी कि खराब खाने की वजह से होती है। हर साल दुनिया 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाती है। मकसद होता है लोगों को खाने की क्वालिटी के बारे में जागरूक करना। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 59 साल की हो गई हैं। सुनीता ने अपना बर्थडे स्पेस स्टेशन में मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर सुनीता ने स्पेस स्टेशन में कई अहम टास्क को पूरा किया। स्पेस स्टेशन के हाइजीन कंपार्टमेंट फिल्टर को बदला, बाकी एस्ट्रोनॉट के साथ वक्त बिताया। अमेरिका के ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद फ्लाइट डायरेक्टर से बात की। सुनीता विलियम्स 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। 13 जून को वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से वापस नहीं आ सकी। फिलहाल 3 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। नासा लगातार वापसी के लिए तरीके खोजने में लगा है।
हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि वापसी में फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है। वैसे सुनीता विलियम्स तीसरी बार स्पेस स्टेशन पहुंची हैं। इससे पहले भी वो 2 बार लंबे वक्त तक ISS में रह चुकी हैं। अमेरिका के ओहायो में जन्मी सुनीता विलियम्स का भारत से भी सीधा कनेक्शन है। सुनीता के पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के हैं, जबकि उनकी मां स्लोवेनिया की है। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मारा जाएगा। 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग इस देश में खाने की कमी से जूझ रहे हैं। जिम्बाब्वे में भूखमरी से निपटने के लिए सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है। 4 जिलों में 200 हाथियों को मारकर उसके मीट को अलग अलग समुदायों में बांटा जाएगा। जिम्बाब्वे में 40 साल बाद सबसे भीषण अकाल के हालात हैं। करीब आधी आबादी भूख से बेहाल है। देश की पूरी फसल बर्बाद हो गई, इसीलिए हाथियों को मारकर मीट बांटने का फैसला लिया गया है। जिम्बाब्वे में करीब 1 लाख हाथी रहते हैं। नेशनल पार्क में सिर्फ 55,000 हाथियों की ही रखने की जगह है। सूखे की वजह से देश के नागरिकों और हाथियों के बीच संतुलन बनाए रखने में दिक्कत की आशंका है। पिछले साल जिम्बाब्वे में हाथियों के हमले में 50 लोगों की मौतें हुई। इससे पहले जिम्बाब्वे में साल 1988 में भी हाथियों को काटकर मीट बेचा गया था। अफ्रीका के ही एक और देश नामीबिया में सूखे से जूझ रहे लोगों ने 83 हाथियों को काटकर मीट को लोगों के बीच बांटा था। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। सोमवार रात 9:40 पर फिर से हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए ABP न्यूज के साथ।